आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना बीएमएलटी उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से कैसे कंप्लीट किया, वहाँ पे एडमिशन कैसे लिया, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पैसे कितने लगते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स और क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे लैब कैसा है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही मैंने अपने 12th का एग्जाम दिया वैसे ही लॉकडाउन लग गया। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने जेवियर में फॉर्म भरा और मैंने बीएससी जूलॉजी किया। यस गाइस, मैंने एक और ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी जूलॉजी फ्रॉम जेवियर कॉलेज। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये कोर्स नहीं सही लगा आगे, इसके आगे बढ़ने के लिए कि मैं इसके आगे मास्टर्स करूँ, इसके हायर स्टडीज में जाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं स्विच करूंगी बीएमएलटी कोर्स में, और मैंने उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एज अ बीएमएलटी स्टूडेंट। जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब बीएमएलटी कोर्स ही करना है उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से, तो मैं डायरेक्ट कॉलेज ही विजिट की ऑफलाइन। और वहाँ पे दसम ब्लॉक में, यानी कि जो मेन बिल्डिंग है उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का, उसको दसम ब्लॉक उसका नाम है। तो दसम ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे ही एडमिशन सेल है, वहां पे मैं गई। वहां पे मैंने ऑफलाइन फॉर्म ही भरा जिसमें मुझे 500 रुपये लगा फॉर्म फी। और मैंने फॉर्म फिल किया और अपने आधार कार्ड को साथ में जमा किया। उसके कुछ दिन के बाद मुझे मैसेज आता है या कॉल आता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको वहां पे जाके जमा करने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एडमिशन के टाइम भी जमा कर सकते हो, और क्लासेस शुरू होने के बाद सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 अब जब भी आपका मन करे आप वो फॉर्म दे सकते हो, वहां से सेमेस्टर 6 कंप्लीट होने से पहले। बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जहां से आपने 12th कंप्लीट किया है वहां का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, वहां से पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इनफ है इतना। इतना देने के बाद आपका उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मेरिट बेस्ड एडमिशन ही होता है, इंट्रेंस नहीं होता है इस यूनिवर्सिटी में। अगर आपका मार्क्स 12th में 60% से ऊपर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना था। वहां पे मेरे कुछ पैसे ज्यादा लगे थे, एज एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, कॉशन मनी, प्रोस्पेक्टस फी वगैरह वगैरह। वहां पे रजिस्ट्रेशन फी है 11,000 जब मैंने एडमिशन लिया था तब, अभी शायद बढ़ गया है थोड़ा। कॉशन मनी लगा था 5,000। कॉशन मनी है वो रिटर्नेबल होता है, जब आप सर्टिफिकेट वहां से लोगे पासिंग सर्टिफिकेट, तब ये कॉशन मनी आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारे सीनियर्स को पता नहीं अभी तक मिला है कि नहीं मिला है, बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ये पैसा लेने के लिए आपसे। लेकिन एडमिशन जब होगा तब आपसे ये 5,000 रुपया लिए ही जाएंगे। प्रोस्पेक्टस फी 5,000 है। सेमेस्टर फी 39,000 था हमारे टाइम में, लेकिन अभी वो थोड़े बढ़ गए हैं। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है, लेकिन शायद ये 45,000 तक हो गया है। आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपका डोमिसाइल झारखंड का है और आपका 12th में 80% से ज्यादा मार्क्स था, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा उसमें, यानी कि 45,000 में 20% माइनस कर लेंगे तो उतना पैसा आपको हर सेमेस्टर लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमेस्टर 1 में या एडमिशन के टाइम ही ये पैसा आपका कम होगा। हर सेमेस्टर आपको उतना ही पैसे देने पड़ेंगे जितना 20% माइनस करके होगा। अब बात करते हैं बीएमएलटी कोर्स के बारे में। जब मैंने बीएमएलटी में एडमिशन लिया तो मुझे लगता था कि इसमें तो सिर्फ ब्लड्स के बारे में पढ़ना है, सीरम के बारे में पढ़ना है, बॉडी के बारे में पढ़ना है, लैब के बारे में पढ़ना है कि क्या टेस्ट होते हैं, कैसे टेस्ट होता है, क्या डिजीज होता है। लेकिन मैं वहां पे एकदम गलत साबित हुई। जैसे जैसे सेमेस्टर्स आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स एड ऑन होते गए, मुझे समझ में आने लगा कि इसमें ब्लड, बॉडी, डिजीज के अलावा कुछ टेक्निकल चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, मशीन्स के बारे में भी पढ़ने पड़ेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है, किस डिजीज में कौन सा मशीन यूज होता है, ये सब चीजें उसमें पढ़नी पड़ी थी। तो बीएमएलटी को ये मत सोचना कि सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ना है और बॉडी के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी ऐड होते गए हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश, कंप्यूटर, फोरेंसिक, रिसर्च, बायो इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ ऐड हुआ था। जो लोग इसे समझते हैं कि इसमें तो सिर्फ ब्लड के बारे में और बॉडी के बारे में पढ़ना है और ये सब्जेक्ट तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी ये ईजी नहीं है। इसमें कोई फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा। आपके बॉडी में क्या फंक्शनिंग हो रही है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। एक मशीन कब, किस मशीन को कब इस्तेमाल करना है, किस टेस्ट के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
और आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको रिविजन्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा, थ्योरी में ध्यान देना पड़ेगा, जो फील्ड वर्क होता है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। क्लिनिकल पोस्टिंग जा रहे हो तो उसमें भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा कि मुझे वहां पे कैसे सीखना है, कैसे मैं बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर सकती हूँ। ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप एडमिशन लोगे और आप इस फील्ड में जब आप कदम रखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अपने ऊपर में ऐसे क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए और क्या क्या चीज आप एड ऑन करोगे तो आपका जो कॉलेज लाइफ है एज अ BMLT स्टूडेंट वो आपको और कैसे इनहेंस हो सकता है। पर्सनली मुझे भी लगा था कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, इसमें क्या है सिर्फ प्रोसीजर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या है प्रोसीजर पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है और प्रैक्टिकल्स को कर लेना है। लेकिन नहीं, प्रोसीजर्स याद रखना, हर टेस्ट का प्रोसीजर्स याद रखना वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। मुझे ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा था कि हर एक टेस्ट का प्रोसीजर याद रखना, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री के रिएजेंट्स का वॉल्यूम्स की इस टेस्ट में इस रिएजेंट को इतना डालना है, इस रिएजेंट को इतना डालना है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए और मैंने इसे लिख लिख कर लिटरली याद किया था। BMLT कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि ये कोर्स 3 साल का है और 6 महीने का इंटर्नशिप। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 में ही इंटर्नशिप लग जाते हैं, लेकिन उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में आपको सेमेस्टर 6 कंप्लीट करने के बाद ही इंटर्नशिप पे जाना होगा। हर सेमेस्टर में 2 मिड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं 20-20 मार्क्स के एग्जाम में, जिसमें आपका बेटर रिजल्ट आएगा। एक मिड सेमेस्टर में आपका 17 मार्क्स आया और एक एग्जाम में आपका 19 मार्क्स आया, तो आपका 19 मार्क्स को प्रेफर किया जाएगा मिड सेमेस्टर एग्जाम में। और वाइवा, मिड सेमेस्टर वाइवा भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स भी बनाने पड़ेंगे, मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। मॉडल्स हर सेमेस्टर में नहीं बनाया जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में मॉडल्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसमें भी आपको वाइवा देना पड़ेगा। एक मिड सेमेस्टर वाइवा होता है और एक फाइनल सेमेस्टर वाइवा भी होता है। 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है। यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर है उसका थ्योरी में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल में भी 100 मार्क्स होता है, लेकिन वो डिवाइडेड होता है अलग अलग पार्ट में। वो मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सेमेस्टर 1 बहुत इजी लगा था एक्सेप्ट वन सब्जेक्ट, वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसका थ्योरी मेरे लिए तो इजी था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। हर एक बोन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आपको हर एक बोन्स के बारे में याद करना पड़ेगा, उसका साइट्स याद करना पड़ेगा, उसके क्या क्या नेम्स है, उसके अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत टफ लगा था। मुझे बहुत डर लगता था यह सब्जेक्ट पढ़ने में। पर्सनली प्रैक्टिकल हमारा कंप्यूटर भी था। कंप्यूटर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने शुरू से ही कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। मेरा 12th में इकोनॉमिक्स था, जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था। हर सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपको स्टडी लीव मिलता है, 10 दिन का या 1 हफ्ता का, 5 दिन का मिलता ही मिलता है स्टडी लीव। तो उसमें आप अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो किसी रीजन से सेमेस्टर में, तो आप उसमें कवर कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स को। तो डोंट वरी, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा अगर आपने सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। लेकिन अगर आप मिड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि जब पहला मिड सेमेस्टर होगा तो 2 यूनिट्स आएंगे, ठीक है, तो अगर वो 2 यूनिट्स आपने कवर कर लिया अच्छे से, फिर जब दूसरा ही मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा तो लास्ट के यूनिट्स या 4 या 5 यूनिट या 3 या 4, मतलब 2 और यूनिट्स आते हैं, तो अगर उसको भी आपने मिड सेमेस्टर के टाइम में अच्छे से कवर कर लिया है, तो जब लास्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ रखा है उसको। तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा ये कि आप मिड सेमेस्टर का जो एग्जाम है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें आपको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको 20 में 20 मार्क्स भी आ जाएगा। मार्क्स अच्छे मिलते हैं वहां पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। मेरा खुद 20 में 20 बहुत बार आया है, तो डोंट वरी, आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे से वहां पे, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और अपना पेपर बहुत अच्छे से लिखा है तब। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में कुछ लैब्स हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का लैब है, हिमेटोलॉजी पैथोलॉजी का लैब है, बायोकेमिस्ट्री का लैब है, इम्यूनोलॉजी का लैब है। उसमें बहुत सारे मशीन्स भी हैं और बहुत सारे मशीन्स नहीं भी हैं, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है प्रैक्टिकल्स के लिए। लेकिन इतना इंस्ट्रूमेंट्स इनफ है कि आप क्लिनिकल पोस्टिंग से पहले कुछ ऐसी चीजें सीख लोगे कि आप हॉस्पिटल में जाकर के आप ब्लड का कलेक्शन करना सीख जाओगे,
छोटे-मोटे टेस्ट हैं वो करना सीख जाओगे, यानी कि जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग है, सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो किट्स में लगाए जाते हैं, वो सारे टेस्ट कुछ-कुछ आप सीख जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप एकदम जाओगे हॉस्पिटल तो एकदम ब्लैंक रहोगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। इतना आपको सिखा दिया जाएगा क्लिनिकल पोस्टिंग जाने से पहले कि आप थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के ओपीडी में बहुत बार ब्लड कलेक्शन शिविर भी लगता है। वहाँ पे बाहर के पेशेंट्स और खुद कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं और ब्लड डोनेशन करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मैंने तो नहीं किया है वहाँ पे ब्लड डोनेशन, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे ब्लड डोनेशन करते हैं और वहाँ पे बीएमएलटी और बीपीटी के स्टूडेंट हैं, वो सारा जो शिविर है वो संभालते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो ओपीडी जा करके। तो आप वहाँ पे भी ब्लड कलेक्शन, जो रिक्विजिशन फॉर्म होता है उसको फिल करना, पेशेंट के डिटेल्स को फिल करना, ये सब चीजें आप वहाँ पे सीख जाओ। बात करते हैं ट्रेनिंग और क्लिनिकल पोस्टिंग्स का। तो सेमेस्टर 4 से क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है 1 महीने का। सेमेस्टर 1, 2 और 3 कोई भी क्लिनिकल पोस्टिंग्स या किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जा सकते हो। सेमेस्टर 4 से आपका क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होता है। आप चाहो तो खुद से भी आप अपने होम टाउन में या रांची में ही किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने थ्रू बात कर सकते हो और अपना क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए वहाँ पे बात करो और आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से जाकर के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाओ। कुछ प्रोसेस होती हैं उसको फॉलो करना पड़ता है और आपको क्लिनिकल पोस्टिंग है वहां पे मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है। सेमेस्टर 4 में आपको 1 मंथ के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग मिलेगा, सेमेस्टर 5 के लिए आपको 1 मंथ के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग मिलेगा, सेमेस्टर 6 में भी आपको 1 मंथ क्लिनिकल पोस्टिंग मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप झारखंड के किस हॉस्पिटल में करना चाहते हो। आप झारखंड में किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हो, आप अपने होम टाउन में भी कर सकते हो, आप रांची में भी कर सकते हो, आप किसी दूसरी जगह से भी कर सकते हो, बस वो रांची होना चाहिए। आप दूसरे स्टेप से भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। से डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स और इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी हॉस्पिटल्स रांची में बहुत बेस्ट हैं और कैसे क्लिनिकल पोस्टिंग्स और इंटर्नशिप मिलती हैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने से। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि आपको बैक पेपर नहीं देना है, यानी कि आपके बैक पेपर नहीं लगने चाहिए। मान लेते हैं आपको अगर सेमेस्टर 5 में बैक पेपर लग गया तो आपको उसको, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो आप इंटर्नशिप के लिए नहीं जा पाओगे। तो आपको अगर इंटर्नशिप के लिए जाना है तो आपको पूरे बैक पेपर को क्लियर करना पड़ेगा, सारे ड्यूज है उसको क्लियर करने पड़ेंगे। सब कुछ आपको जब क्लियर रहेगा तभी आपको इंटर्नशिप मिलेगी। तो ये बहुत ही ध्यान रखना कि आपको बैक पेपर ना लगे। अगर आपको क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है तो आप उस क्लिनिकल पोस्टिंग को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो। इधर उधर बंक करके, फांकी मार के आप अपना क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम है वो वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। क्लिनिकल पोस्टिंग्स है वो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को इनहेंस करने। मैं जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स में गई थी तो मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लड कलेक्शन सीखा था, कुछ किट टेस्ट है वो सीखा था, कुछ हिस्टो के लैब्स में भी मैं गई थी। माइक्रोटोम से टिश्यू कट करना, स्लाइड बनाना, उसको स्टेन करना, उसका क्लियरिंग करना, ये सब मैंने सीखा था। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मुझे तो यूरिन करने मिल रहा है, मुझे तो स्टूल करने के लिए दे रहे हैं, मुझे तो सिर्फ माइक्रो लैब में छोड़ रहे हैं, मुझे तो बायोकेमिस्ट्री नहीं मिल रहा है, मुझे इम्यूनोलॉजी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल भी मत सोचना, जो भी तुम्हें मिले उस चीज पे बहुत ही अच्छे से फोकस करके वो वो वाला पार्ट है वो अपना कंप्लीट करना। इधर उधर मत भागना कि आज मैंने ये चीज कर लिया, आज मैंने वो चीज कर लिया, आज मैंने ये चीज कर लिया, अभी मैं इम्यूनो लैब में थी, अभी मैं बायोकेमिस्ट्री में चली गई, फिर उसके बाद मैं यूरिन करने चली गई, उसके बाद कलेक्शन करने चली गई। नहीं, अगर आप कलेक्शन कर रहे हो तो प्रॉपरली आप अच्छे से कलेक्शन ही सीखो। अगर आप बायोकेमिस्ट्री लैब में हो तो अच्छे से, जब तक सब चीज उसके बारे में ना जान जाओ कि इस बायोकेमिस्ट्री लैब में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, क्या क्या मशीन है, उस मशीन का नाम क्या है, ये मशीन कैसे वर्क करता है, क्या क्या टेस्ट लगाई जाती है, क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ आपको उस मशीन के बारे में, उस लैब के बारे में अच्छे से जान लेना है। अगर आपको क्लिनिकल पोस्टिंग मिल रही हैं तो उसमें फोकस रहना, उससे कोई मजाक मत करना, बहुत ही सीरियसली उस क्लिनिकल पोस्टिंग्स को लेना। उसमें सब कुछ सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम बहुत ही अच्छे से एक डिजीज वाले सैंपल को आप उसको एग्जामिन करोगे। आप अगर प्रैक्टिकल्स कर रहे हो लैब में अपने कॉलेज में तो वहां पे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो डिजीज होते हैं, होते भी नहीं है बहुत लोग, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिजल्ट ही आता है अगर आप कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि हीम एग्लूटिनेशन वगैरह जब देखते हैं, जो भी एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है या माइक्रो के कुछ जो टेस्ट होते हैं जो स्लाइड्स में दिखते हैं, फिर जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बना करके जो हम टीएलसी डीएलसी देखते हैं, वो सब कुछ उसमें दिखेगा जो एक डिजीज डिजीज सैंपल में दिखता है।
तो उसमें फोकस अगर आप रहोगे तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। क्लास कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी जा रहे हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जो मेडिकल टर्म्स आपने आपने अपने बुक्स में पढ़ा है, अपने नोट्स कॉपी में पढ़ा है, तो उसको आप अपने पेशेंट्स को कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको पोस्ट पेरेंडियल सैंपल लेना है ग्लूकोज के लिए, तो आप कैसे बताओगे? बताओगे कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद से फिर से आइएगा ब्लड सैंपल देने। तो अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि फिर से पोस्ट पेरेंडियल सैंपल के लिए आप आ जाइएगा, तो वो नहीं समझेगा। तो आपको उसको ईज़ी लैंग्वेज में समझाना है कि पेशेंट को समझ में आए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी जब हम यूरिन का सैंपल लेते हैं, तो मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं। तो पेशेंट को आप कैसे समझाओगे कि मिड स्ट्रीम यूरिन ही लेना है? तो वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आप पेशेंट को इजी लैंग्वेज में कैसे समझाओगे कि सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है। स्टूल सैंपल, स्वैब सैंपल, नेजोफेरिंगल सैंपल, ये सब जब आप कलेक्ट करोगे तो आप पेशेंट से कंसेंट लोगे, उसको अच्छे से प्रोसीजर समझाओगे कि आपको ये चीज करनी है, क्यों करनी है, कैसे करेंगे हम, आप उसके लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं। ये सब चीजें आपको एक कम्युनिकेशन स्किल पता होनी चाहिए। आपको कुछ मेडिकल टर्म्स के इजी लैंग्वेज में कैसे पेशेंट को समझाओगे, वो सब चीज के बारे में जानकारी होनी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है कॉलेज के बारे में। तो आप इस हिसाब से आप समझ लेना कि आपको बीएमएलटी उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से करना है कि नहीं करना है। मेरे लिए वर्थ इट था, मुझे एक डिग्री चाहिए था और मुझे उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से डिग्री मिला, जो कि अब एफिलिएटेड हो गया है पैरामेडिकल काउंसिल से। तो डोंट वरी, आप वहां पे जाकर के एडमिशन ले सकते हो टेंशन फ्री होकर के। जो भी आपने इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे कि ये तो स्कैम कर रहा है, ये फ्रॉड डिग्रीज दे रहा है, वो सब कुछ को परे करके, मुझ पे भरोसा करके वहां पे जाके एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। वहां पे पैरामेडिकल काउंसिल से बीएमएलटी को रजिस्ट्रेशन मिल गया है, एफिलिएशन हो गया है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो पहले नहीं था। आई एग्री, लेकिन अब हो गया है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप कमेंट करना कि आपने बीएमएलटी कहाँ से किया है, या आप बीएमएलटी के किस स्टेज में हो, या बीएमएलटी का एडमिशन लेने का सोच रहे हो। आपको मेरे रिव्यू उषा मार्टिन के लिए कैसा लगा, ये सारी चीजें आप कमेंट में जरूर बताना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं बताऊंगी कि उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में बीएमएलटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या टॉपिक्स होती हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है प्रैक्टिकल के लिए, और प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कराया जाता है वहाँ पे। सारी चीजें मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।